गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने धातु और अधातु के गुणधर्मों की बात की थी, जिसमें हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया के बारे में पढ़ा। धातु जो होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और धात्विक ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ऐसे ही अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। तो ये इनका रासायनिक गुणधर्म था पहला। दूसरा हम बात करते हैं धातु और अधातु की जल के साथ अभिक्रिया किस तरह से करते हैं। देखिए, इसमें धातु और अधातु किस प्रकार जल से क्रिया करते हैं। सबसे पहले इस कॉलम में दे रखा है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम क्रियाशील धातु की बात करें तो वो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है दोनों। और इनके बारे में हमने एक गुण और पढ़ा था भौतिक गुणधर्मों में, कि हमने बात की थी अधिकांश धातु कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या हैं, इतनी नरम धातुएं हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। तो सोडियम पोटेशियम नरम धातु हैं जिन्हें आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, और ये सबसे अधिक क्रियाशील यानी बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है, अगर हम इसे बाहर खुला छोड़ देते हैं तो ये अपने चारों ओर की ऑक्सीजन है इससे क्रिया कर लेता है, या अगर हम इसे जल में डुबो के रखें तो ये जल के साथ भी क्रिया कर लेता है। और क्या करेगा, जल के अंदर जो ऑक्सीजन है ये, या फिर बाहर खुला अगर इसे रखा हुआ है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, आग पकड़ लेता है। आपने जादूगर देखे होंगे जो कि पानी में आग लगाते हैं, वो सोडियम धातु के द्वारा ये सारी चीज़ें करते हैं, जिसे हम चमत्कार समझते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने हाथ में सोडियम के टुकड़े छुपा के रखते हैं, और अचानक से जैसे ही ये पानी की तरफ इन्हें फेंकते हैं तो ये घर्षण के कारण वायु से या जल में गिरने के बाद इनसे क्रिया करके क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जो सोडियम धातु की हम बात करें, इसलिए जो सोडियम है उसे केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। आपके लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो के क्यों रखते हैं। सोडियम इतनी ज़्यादा क्रियाशील है कि अगर हम इसे वायु में खुला छोड़ेंगे तो ये वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है इससे क्रिया करके आग पकड़ लेगी। पानी के अंदर रखते हैं तो भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है और आग पकड़ लेती है। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल से संचित रखा जाता है। मिट्टी के तेल के अंदर इसको रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 4.5। इसमें देखिए एक 250 ml का बीकर या कांच का ग्लास हम लेंगे, इसे आधा पानी से भरेंगे और इसे सावधानीपूर्वक एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा डालेंगे। फिल्टर पेपर का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर इस रुई के छोटे से टुकड़े में लपेटिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए और सावधानी इसको देखिए। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छू के देखिए। जब हम बीकर को छूते हैं तो वह गर्म मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सोडियम जो है वो क्या करता है, जब जल के अंदर हमने उसको रखा तो ये जल से क्रिया करके बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है, और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण ही ये क्या करता है, आग उत्पन्न करता है। यानी जो इनका ज्वलन ताप होता है उससे अगर ऊष्मा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वह आग पकड़ लेगा। जब अभिक्रिया बंद होगी तो हम बीकर को छुएंगे तो क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब देखिए आप क्या अनुभव करते हैं, क्या बीकर गर्म हो गया? बिल्कुल हाँ। विलयन का रंग लाल और नीले लिटमस पत्र के अंदर देखेंगे तो हम क्या पाएंगे? देखिए सोडियम क्या है, धातु है, ठीक है। और सोडियम की क्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपको पूरी अभिक्रिया दी गई है। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है और कुछ धातु ऐसा नहीं करते। जो हम बात करें, अगर हम एक धातु के गुणधर्म की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वही गुण दूसरी अन्य धातुएं भी दिखाएं। जिस तरह से जल है वो सोडियम जो है वो जल से क्रिया करता है, कुछ धातुएं नहीं भी ऐसा करती हैं। उदाहरण के लिए आयरन जो होता है, लोहे की हम बात करें, लोहे को अगर हम पानी में डालते हैं तो इस तरह की कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। उसमें धीमी प्रक्रिया के द्वारा क्रिया ज़रूर होती है, लेकिन धीमी क्रिया के द्वारा जंग बनता है। सामान्य अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगर हम अधातु की बात करें तो धातुएं तो जो होती हैं वो जल से क्रिया करती हैं, कुछ अधिक तेज़ी से तीव्र गति करती हैं और कुछ धीमे।
अधातुएं जो होती हैं सामान्यतः क्या करती हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। यद्यपि वायु में बहुत सक्रिय होती हैं कुछ अधातुएं, इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील अधातु है। देखिए फास्फोरस है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय अधातु है, या हम कह सकते हैं अधिक क्रियाशील है। ये वायु के अंदर अगर हम इसे खुला छोड़ते हैं तो ये आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, पानी के अंदर रखा जाता है। तो आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फास्फोरस जो है इसे पानी में क्यों रखा जाता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस क्या है, अधातु है, और इसे इसीलिए जल में रखा जाता है क्योंकि ये वायु से क्रिया करती है। वायु में जो ऑक्सीजन है इससे बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है। तो हम धातुओं की बात कर रहे हैं। सामान्यतः धातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं, जबकि धातुएं क्या करती हैं, जल से क्रिया करती हैं। अब देखिए आप अम्लों से अभिक्रिया। धातु अधातु की सबसे पहले हम रासायनिक गुणधर्म में हमने पढ़ा ऑक्सीजन से क्रिया। दूसरा हमने बात की इसमें जल के साथ क्रिया। अब तीसरा हम बात करते हैं धातु और अधातु की अम्लों के साथ क्रिया। अगर हम किसी भी धातु को, हम जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, किसी अम्ल के अंदर रखते हैं तो बुलबुलों के रूप में एक गैस बनती है, एक गैस निकलती है जो कि हाइड्रोजन गैस होती है। ध्यान रखें, धातु जो होती है वो अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको और दे रखी है। सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातु और अधातुओं के नमूने पृथक परखनलियों में लीजिए और उन्हें ABCDEF में अंकित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परखनली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है, हम क्या करेंगे, अलग अलग 6 अलग अलग परखनली लेंगे और इनके अंदर सब में समान मात्रा में यानी 5 ml के आसपास सब में अम्ल डालेंगे। और अब क्या करेंगे, इनके अंदर अलग अलग जो हमने कुछ सैंपल ले सकते हैं, धातु और अधातु अलग अलग इनके हम ले सकते हैं और इनके अंदर रख दीजिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परखनली को हल्का सा गर्म कीजिए। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाइए। यह क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी दोहराइए। हम क्या करेंगे, कोई भी आप 5 नमूने ले सकते हैं। आपको ये नहीं पता कि वो धातु है या अधातु है। मान लीजिए आप लोहा ले रहे हैं और लोहे को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डुबो रहे हैं, या हम सोडियम की बात कर रहे हैं, उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो बुलबुलों के रूप में जो गैस निकलती है और उसके ऊपर जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं तो वह फट फट की आवाज़ के साथ जलती है। इसे पॉप साउंड बोलते हैं। जब भी धातु की हम क्रिया करवाते हैं अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस के संपर्क में जब जलती हुई तिल्ली आती है तो पॉप साउंड उत्पन्न करती है, यानी फटफट की आवाज़ उत्पन्न करती है। क्या धातु और अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया समान रूप से अभिक्रिया करते हैं या भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं इनमें होती हैं। देखिए इसमें परखनली के मुंह के पास जलती हुई माचिस ले जाने पर कुछ में पॉप साउंड आता है, यानी कुछ परखनलियों के अंदर पॉप साउंड यानी फटफट की आवाज़ आती है। तो ये पॉप साउंड जहाँ उत्पन्न होता है उसमें क्या होंगी, धातुएं। आपने पाया कि अधातु सामान्य अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। हमने जल के साथ भी देखा था, धातुएं सामान्यतः अम्ल जल के साथ क्रिया करती हैं, अम्ल के साथ भी क्रिया करती हैं, जबकि अधातुएं हैं वो सामान्यतः जल के साथ भी क्रिया नहीं करती और अम्लों के साथ भी क्रिया नहीं करती। अब देखिए इसमें आपने पाया कि धातु सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन धातु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। आपने देखा कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए आपकी जो चौथी हम बात कर रहे हैं अभिक्रियाओं की, धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्मों की, वह है क्षारों से क्रिया। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए थे, उसके बाद हम पढ़ रहे थे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातु अधातु की 2 नंबर पे हमने देखा था जल के साथ क्रिया। 3 नंबर पे हमने पढ़ा था धातु और अधातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। और अब हम देख रहे हैं धातु और अधातुओं की क्षारकों के साथ क्रिया। देखिए यहाँ पे एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन 3-4 टिक्कियाँ 5 ml जल में घोलकर बनाइए। हम क्या करेंगे कि एक परखनली लेंगे, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3-4 टिक्कियाँ 5 ml पानी के अंदर घोलकर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। इसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डाल देंगे। ध्यान रखें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्या है, धातु। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षारकों की
क्षारों की अम्ल धातु और अधातु के साथ क्रिया। तो एल्यूमिनियम क्या हो गई, धातु हो गई, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, क्षार हो गया। अब इस विलयन के अंदर हम एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालेंगे और जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाएंगे, इसके मुंह के ऊपर ले जाएंगे और ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको देखिए ये 5 अलग अलग बीकर हैं, ABCDE, और यहाँ पर इनमें क्या परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे इस अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में। तो जैसे ही क्षारकों के अंदर हम धातु डालते हैं तो क्या पोप ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु क्या करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातु ऐसा नहीं करती। थोड़ा सा ध्यान दें, मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूँ। धातु अम्लों के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और कुछ एक अभिक्रियाओं में जल भी बनता है। जबकि अधातुएं अम्लों के साथ भी अधिकांश अधातुएं क्रिया नहीं करती, जबकि क्षारकों के साथ भी क्रियाएं नहीं करती। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मान लीजिए ये कोई तत्व है, पदार्थ है A, ठीक है, और ये कोई यौगिक है जिसमें 2 अलग अलग घटक हैं, ये हो गया B और ये हो गया C। कई बार क्या होता है कि A जो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और B जो है वो है कम क्रियाशील। तो ये A क्या करेगा, इस B को यहाँ से हटा देगा और C के साथ खुद जुड़ जाएगा। अब क्या बन गया, A ने B को हटा दिया और बन गया A और C। जो B था उसको अलग से बाहर निकाल दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि अगर कोई तत्व अधिक क्रियाशील है तो वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा और खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा और जुड़कर नया यौगिक बना लेगा। जैसे पहले यौगिक था BC, इसमें B क्या है, B है कम क्रियाशील तत्व। अब A इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। अब A जुड़ने के बाद A ने क्या किया, B को तो हटा दिया और C के साथ खुद जुड़ गया। अब एक नया यौगिक बना AC। इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और खुद उसके साथ जुड़ जाता है। ऐसा कब होगा, जब A अधिक क्रियाशील होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो A तत्व है ये है कम क्रियाशील और ये जो यौगिक है इसमें ये B है, ये C है। अगर A कम क्रियाशील है, B ज़्यादा क्रियाशील है, तो A जो है वो B को हटा ही नहीं पाएगा और ये इसको नहीं हटाएगा तो कोई भी क्रिया नहीं होगी। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी क्रिया नहीं होगी। अब देखिए, आप कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद कीजिए, जो कि आपने कक्षा 7 में किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, 5 अलग अलग यहाँ पे अभिक्रियाएँ दे रखी हैं। हम क्या करेंगे, 4-5 अलग बीकर लेंगे, ABCDE, ये पाँचों हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इनमें जो पहला A बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डालेंगे। जिंक क्या है, धातु है, और कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डालेंगे। अब इनमें क्या होगा मैं आपको बता दूं कि जो कॉपर सल्फेट है इसमें कॉपर तो है अलग और सल्फेट है अलग, और इन दोनों का जो यौगिक बना वो बना कॉपर सल्फेट। यानी कॉपर क्या हो गया B और सल्फेट क्या हो गया C, और जिंक क्या है A। अब मैं आपको बता दूं, जिंक धातु है वो कॉपर धातु की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से जिंक क्या करेगी, कॉपर को हटा देगी और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगी, तो बनेगा जिंक सल्फेट। और कॉपर जो है वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। जैसे ही कॉपर बाहर निकलता है और जिंक इसके साथ जुड़ जाता है तो ये अभिक्रिया हो जाती है विस्थापन। यानी जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। ऐसे ही हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम लोहे की कील डालते हैं, लोहे की जो कील होती है उसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो ये लोहे की कील यानी आयरन जो है ये क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो क्या बन जाएगा, ये फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा बाहर। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करें बर्तन C के अंदर, जो पात्र C है इसमें जिंक सल्फेट है और कॉपर है। अब अगर आपको ध्यान है तो हमने जो A पढ़ा था इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक लिया था, ठीक है, और यहाँ पे हम जिंक सल्फेट और कॉपर ले रहे हैं। तो हमने A में पढ़ा है कॉपर जो है वो जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है, तो यहाँ पे कॉपर जो होगा वो जिंक को हटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील, और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, तो ये इसको हटा नहीं पाएगा, तो इसमें कोई क्रिया नहीं होगी। इसके बाद ये 4 नंबर पे देखिए आयरन सल्फेट।
आयरन क्या है, कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील, जैसा कि हमने बी में पढ़ा है। यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर को हटा देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। अब ये जो कॉपर बाहर निकला है ये आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, इससे कम क्रियाशील है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, जिंक सल्फेट और लोहे की कील, इनमें अभिक्रिया होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है इनकी क्रियाशीलता के ऊपर। ये भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप देखिए, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें 5 अलग अलग, पहले में देखिए ये 5 अलग अलग बीकर लिए हैं, ABCDE। इसमें पहले में क्या किया है, जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, यानी कॉपर को जिंक ने हटा दिया। दूसरे में कॉपर को आयरन ने रिमूव कर दिया। जो तीसरा विलयन है इसमें क्या होगा, तीसरे और चौथे में कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कम क्रियाशील तत्व है जो कि अधिक क्रियाशील तत्व को नहीं हटा सकता। पांचवा है, इसमें अब देखिए आप, जो 5 नंबर का बीकर है इसमें जिंक सल्फेट और आयरन, तो जो आयरन है वो जिंक की तुलना में कम क्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक को नहीं हटा पाता। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा मैं बता देती हूँ। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर नया यौगिक बनाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो धातुएं होती हैं धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।